हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वाला जंक्शन। आज का हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है कि यदि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है आपके यूएन में। नॉर्मली ये प्रॉब्लम देखने को आज के टाइम में कम मिलता है, बिकॉज आज के टाइम में जब भी यूएन जनरेट होता है तो आधार बेस्ड ही होता है। तो ओवरऑल एटलीस्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर तो सही ही होता है। वो पुराना केस था जब शुरू में यूएन जनरेट किया गया, वो किसी का वोटर आईडी से डेटा लिया गया, किसी का पैन से लिया गया, तो वहां डिफरेंसेस ज्यादा देखने को मिलता था। लेकिन आज के टाइम में डिफरेंसेस मिलने के चांसेस एक पक्ष में है। वो पक्ष एक ही है जब एम्प्लॉय खुद ही अपना आधार के अंदर कोई कंटेंट चेंज करा लेता है। जैसे मान लो कोई बंदा है, रमेश है, उसका डेट ऑफ बर्थ 1982 है या 84 है, और उसके एजुकेशन वाले में वो 83 है, तो वो उसको करेक्ट करा लेता है एजुकेशन के अकॉर्डिंग, या तो अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपने नेम का करेक्शन कर लेता है आधार में। सो बी एक्टिव। आपको कभी भी आधार के अंदर कोई भी चेंज कराओगे, आपका पीएफ प्रॉब्लम में आ जाएगा। सो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए, आपका आधार 100% पीएफ से जुड़ा हुआ है। कभी भी कोशिश करें आधार के अंदर कोई भी चेंज ना करें। किसी क्रिटिकल स्थिति में अगर मान लो आपने चेंज कर लिया, तो आप क्विक में उसको अपने नेम या जेंडर या डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने चेंज किया, क्विक पोर्टल पे जाके रिक्वेस्ट डाल के, खुद डाल के, एम्प्लॉयर से प्रूव करा के उससे करेक्ट करा ले। अगर आपने ज्यादा टाइम दिया पीएफ डिपार्टमेंट को, आपने अपना आधार में चेंज करा लिया और आपने यूएन के अंदर अपना जेंडर या नेम या डेट ऑफ बर्थ चेंज जल्दी रिक्वेस्ट नहीं डाली आपने, तो कुछ दिनों के बाद पीएफ डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपका आधार आपके यूएन से रिमूव कर देगा। फिर आप एक बड़े लंबे चौड़े प्रोसेस में फंस जाएंगे। उस प्रोसेस के अंदर आपको एम्प्लॉयर से ज्वाइंट डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर लेना पड़ेगा, फिर आपका आधार, पैन की कॉपी, सब पे कंपनी का साइन, आपका साइन, ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद करेक्शन में काफी टाइम लगेगा। करेक्शन होने के बाद फिर से एम्प्लॉयर के पास जाना है और आधार को एम्प्लॉयर ही फीड करेगा। तो इतना लंबा प्रोसेस में फंस जाएंगे। तो यदि आप आधार के अंदर किसी भी तरह का चेंज कराते हैं, तो क्विक में आप अपने यूएन पोर्टल पे जाइए, जो कि मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगा, प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे आप उसको सही करेंगे, क्या मेथड है, कहाँ से आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं अपने नेम चेंज करने का, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का, जेंडर चेंज करने का। तो आधार के चेंज होने के बाद क्विक में आप उसको रिक्वेस्ट डाल दीजिए, एम्प्लॉयर आपका उससे अप्रूव कर देगा और आपका जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ होने वाला है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब डेट ऑफ बर्थ और इस सब के केस में बहुत सारी चीजें निकल के आती है। कई बार ऐसा होगा कि आपका नेम करेक्शन रिक्वेस्ट जो आप डालेंगे वो इंस्टेंटली एम्प्लॉयर और फील्ड ऑफिसर अप्रूव कर देगा, लेकिन कई कई बार वो अप्रूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो इसके थोड़े से ना प्रॉस एंड कॉन्स, थोड़े से रूल्स हैं। नेम चेंज, डेट ऑफ बर्थ चेंज, जेंडर चेंज। अगर डेट ऑफ बर्थ में 3 साल से कम का आपका गैप है, तब तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी लगाओगे तो वो अप्रूव कर देगा। रिक्वेस्ट डालिए, सीधे अप्रूव कर देगा। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस करने हैं और ईयर का गैप 3 साल से ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में उनको एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए। वो ना पैन कार्ड हो सकता है, ना आधार कार्ड हो सकता है, ना वोटर कार्ड हो सकता है। केवल 2 ही 3 डॉक्यूमेंट है जिसे वैलिड मानता है वो। एक है जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा है स्कूल सर्टिफिकेट्स। 2 ही चीज को ऑथेंटिक माना जाता है। अगर ये दोनों चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है, पहली बात तो उसके अलावा काम होगा नहीं। तो रजिस्ट्रार का एक जन्म प्रमाण पत्र होता है जिसमें फोटो बेस्ड आपके प्रॉपर एफिडेविट बनता है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। ये 3 चीज ही है जिसका यूज करके आप अपने डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट करा, अदरवाइज आप ये नहीं करा पाएंगे। और दूसरा है नेम। नेम में कई बार ऐसे ऐसे मुझे केस देखने को मुझे मिला है कि बंदे का नाम संतोष है पीए पे, और एक्चुअल में उसके सारे डॉक्यूमेंट में नाम है राम। भाई संतोष राम कैसे हो सकता है? पूरा चेंज, 100% चेंज। रमेश है पीएफ में नाम, और एक्चुअल में उसका नाम है कृष्णा। तो ऐसे ऐसे केसेस हैं। इसी पीएफ डिपार्टमेंट फ्रॉड केस समझती है। वो समझती है कि भाई कृष्णा का पैसा है जिसे राम निकालने की कोशिश कर रहा है, उसमें एचआर वाले और कंपनी वाले इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो पैसा निकलेगा, दोनों बांट के खा जाएंगे। तो उसको फ्रॉड जैसा समझने को समझते हैं। तो ये एक ऐसा केस, या तो आपके नेम में मेजर कोई चेंजेस हो, जैसे एक अल्फाबेटिक लेटर्स की चेंजेस, अगर एक लेटर का चेंज आपके नेम में,
तो आपके एक आईडी प्रूफ से वो वेरीफाइड हो जाएगा। अगर 2 लेटर का चेंज है तो आप कम से कम 2 मतलब आपके आईडी प्रूफ चाहिए, पैन भी चाहिए, आधार भी चाहिए। अगर उससे ज्यादा लेटर्स की कमी है, लेटर मतलब आर मतलब 1, ए मतलब 2, इस तरह से काउंट होगा। 3 से ज्यादा की कमी है तो फिर आप ऑनलाइन इसको करेक्ट नहीं करा पाएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, नहीं करा पाएंगे, फिर चलेगा लंबा प्रोसेस। फिर क्या करना पड़ेगा, कंपनी को, कंपनी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेने पड़ेंगे, ये बहुत जरूरी है समझना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, जो मैं जो आपके कमेंट सेक्शन में मैं उसे उसका लिंक ऐड कर दूंगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पे आपका नेम करेक्शन का फॉर्म भरा जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा। क्योंकि इसका नेम है ज्वाइंट, इसीलिए नेम ज्वाइंट होने की वजह से आपको और आपके एम्प्लॉयर दोनों की साइन जरूरी है। अगर एम्प्लॉयर करके जमा कर या नहीं करेक्शन होगा, दोनों का साइन जरूरी है। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट और ये सारे डॉक्यूमेंट पे एम्प्लॉयर का अटेस्टेशन बहुत जरूरी है, वो अटेस्टेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए एम्प्लॉयर के द्वारा। इसके अलावा एम्प्लॉयर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर भी देना पड़ेगा, जो कि लेटर हेड पे होगा, जिसमें वो रिस्पॉन्सिबल वर्ड लिखा होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि गलती कंपनी से हो गई या वो कर लेते, मतलब प्लीज करेक्ट कर दीजिए, उसमें होना चाहिए कंपनी सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करी है और ये कंफर्म करती है ही इज द पर्सन, ये वही बंदा है जिसका पीएफ है। अगर कोई भी केस, कोई भी क्लेम इसके अगेंस्ट आता है तो कंपनी इसकी जिम्मेदार है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर इस बार जरूरी है, जो कि कंपनियां कई बार नहीं देते हैं। कई बार कंपनी क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर लिख के कंपनी में पीएफ ऑफिस में जमा कर दे, प्लीज करेक्ट कर दिए, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अगर आपका पीएफ के अंदर आप बार बार अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर रहे हैं और आपका चीज करेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये गारंटी है कि जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट नहीं है जो पीएफ डिपार्टमेंट के द्वारा रिक्वायर्ड है। अब मैं 10-5 केस स्टडी बताता हूं जहां मैंने चेक किया और मैंने देखा कि आप कैसे, कई लोग मुझे कॉल करते हैं, सर मैंने सारा ओरिजिनल कॉपी जमा कर दिया, मेरा नहीं करेक्ट हुआ। और फिर मैं उनसे उनका कॉपी व्हाट्सएप पे मंगाता हूँ, फिर 2 मिनट में उनको कॉल करके बताता हूँ उन्होंने क्या काम किया। एक बंदा भी जमा किया था, ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बंदा का खुद का साइन ही नहीं था। जब तक आप उन सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेंगे, तब तक पीएफ डिपार्टमेंट आपके करेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पे कहीं भी ये नहीं मेंशन है कि आपका मोबाइल नंबर है, तो वो आपको पर्सनली ऐड करना पड़ेगा। अब पीएफ डिपार्टमेंट भाई प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं कि भाई आप इस बंदे का फॉर्म गलत है तो उसको पोर्टल से नंबर निकालो फिर उसको कॉल करके बताओ, इतना तो नहीं करेगी ना। तो आपका मोबाइल नंबर ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पे होना चाहिए, ताकि पीएफ डिपार्टमेंट से कॉल आ जाएगा आपका ये डॉक्यूमेंट ये कमी है। यूएन नंबर मेंशन होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट जितने भी है, कई बार क्या होता है ज्वाइंट डिक्लेरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर पे एम्प्लॉयर का साइन होता है, आधार पैन बंदा खुद ही लगा देता है, उस पर भी कंपनी का साइन होना चाहिए। अब ये तो एक केस स्टडी हुआ ऐसा। इसके अलावा जब हम कोई डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्लॉयर के सामने, पीएफ ऑफिस के सामने, उससे पहले उसको वैलिडेट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जेन्यून है। बहुत सारे केस मैंने देखे हैं, कम से कम 20 केसेस देखे हैं, जिसमें जो डॉक्यूमेंट जमा किया गया उससे ही और ज्यादा वसूली, बड़ी चीजें निकल के आ गई, बहुत बड़ी चीजें निकल के आ गई। पहली बात तो बंदे का नेम का प्रॉब्लम था, बाद में उसके फादर नेम में भी प्रॉब्लम दिखने लगा, उसके डेट ऑफ बर्थ में भी प्रॉब्लम दिखने लगा। बिकॉज उसके एजुकेशन में डेट ऑफ बर्थ कुछ और था, उसमें फादर का नेम कुछ और था मतलब जैसे रमन कुमार है, सिंह है, और आपके पीएफ में रमन कुमार है, तो 2 मानेगा पीएफ डिपार्टमेंट से 1 नहीं मानेगा। इवन अगर मान लेता हूं मैं जयप्रकाश शर्मा, एक नेम है जयप्रकाश शर्मा, तो दोनों पे जयप्रकाश शर्मा है, लेकिन एक में जय और प्रकाश साथ में है और एक में जय और प्रकाश अलग अलग है, तो इसको पीएफ डिपार्टमेंट 2 मानती है, 1 नहीं मानती है, बिकॉज वो डिजिटली वेरीफाई होता है। तो बहुत छोटी छोटी बारीकियों को पीएफ डिपार्टमेंट मेजर करती है जब इस करेक्शन को कंप्लीट करती है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने का प्लान करते हो, सबसे पहले तीनों डॉक्यूमेंट, चारों डॉक्यूमेंट को आप सामने रखें और एक एक चीज चेक करें, नेम का एक एक स्पेलिंग से चेक करें आप उसका, फिर उसका जेंडर चेक करें, फिर डेट ऑफ बर्थ चेक करें। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे आपको लगता है कि वो मैच नहीं कर रहा, वो डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट ना करें, उसकी जगह दूसरा कोई कर दे। तो आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो एटलीस्ट चारों डॉक्यूमेंट एक जैसा तो होना चाहिए। तो बहुत सारी केसेज इस वजह से भी करेक्शन नहीं होती है, बिकॉज आप सही तरीके से
डॉक्यूमेंट जो जमीन डिपॉजिट करते हो उसके अंदर एक और चीज निकल के आ जाती है कि आपका फादर नेम में भी गलतियां हैं। ये सेम केस आपको देखने को मिला, पीएफ विड्रॉ में भी देखने को मिलता है। भाई आपके फादर का नेम राम है, श्याम है, महेश है, सुरेश है, इससे पीएफ डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं। कैसे पता है कि आपका फादर का नेम? आप तो कहीं डालते नहीं नॉर्मली, जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं फादर नेम नहीं डालते। अब तो डालते भी है, पहले नहीं डालते थे। और डालते हम जो डालते हैं उसी को मानते हैं, बिकॉज फादर नेम को आधार किसी भी पोर्टल से वेरीफाई नहीं कर पाता है। हमने अगर राम लिख दिया तो राम ही आपका फादर है। अब पीएफ डिपार्टमेंट कैसे पता चलेगा आपका फादर श्याम है? नहीं पता चलेगा। हम खुद गलती करके उनको दिखाते हैं कि मेरे फादर का नाम श्याम है, आप मेरा पैसा रोक लीजिए। कैसे करते हैं? जब आप पीएफ विड्रॉ डालते हैं तो आप क्या करते हैं, अपना पासबुक का कॉपी लगा देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं पासबुक पे क्या है कि पहली बार तो बैंक का ठप्पा लगाओ, स्टैंप होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो ये कई बार तो इस वजह से रिजेक्ट होता है। पासबुक में नॉर्मली आपके फादर का नेम प्रिंट होता है, तो जब वो चेक को खोलता है और आपके फादर नेम को मैच करता है, वो अलग लगता है, तो आपको पैसा रोक देता है। तो आप चेकबुक यूज करिए ना। अगर आप चेकबुक यूज करेंगे उसमें फादर नेम नहीं होगा। उनको क्या पता आपके फादर के नेम में थोड़ा बड़ा गलती है, थोड़ी मोड़ी मिस्टेक है। कई बार जैसे है रमन कुमार सिंह, तो आर एन सिंह है लिखा हुआ, तो दो मान देगा, वो एक नहीं मानेगा। तो आप क्यों दिखाते हैं उनको कि मेरे फादर का नेम अलग है? हाँ, करेक्शन कराना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि अगर आप पेंशन के टर्म्स में जाएंगे, अगर आप 10 साल से ज्यादा जॉब करते हैं, उस वक्त अगर फादर नेम में मिसमैच रहा तो पेंशन पाने में आपको दिक्कत होगी। अगर आप पेंशन को कंसीडर नहीं करते हो, आप नहीं करा हुआ, तो फादर नेम से आपका पैसा रुक नहीं सकता है, जब तक कि आप सामने से उन्हें बताए नहीं कि फादर नेम का। एक जगह और है जहां फादर नेम का मिसमैच निकल के आता है, वो जब होता है कि जब दो यूएन को हम मर्ज करते हैं, तो दोनों यूएन में अगर फादर का नेम फर्क है तो वो भी उनको पता चल जाता है कि फर्क है, उसको भी एक पॉइंट बना लेते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो पीएफ में डेट ऑफ बर्थ, नेम और जेंडर कैसे करेक्ट करेंगे, अभी मैं लाइव पोर्टल में जाकर उसको प्रॉपर बताऊंगा। मैंने प्रिकॉशंस बता दिए हैं क्या सब होने चाहिए, पहली बात आप नोट कर लें। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, जो कि इस टॉपिक के अंदर का नहीं है पॉइंट, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूं कि ये जो सारे फॉर्म मैं बता रहा हूं, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, देयर आफ्टर एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर, आधार का कॉपी, पैन का कॉपी, सब पे एम्प्लॉयर और ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे एम्प्लॉय का भी साइन होना चाहिए। इसके अलावा अब इस सारे फॉर्म का यूज एक जगह और होता है, जब आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग या एग्जिट में कोई गलती हो जाती है। अगर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग में गलती होगी है, उसको करेक्शन कराना है, तो ये सारे फॉर्म लगेंगे। लेकिन इसके साथ एक फॉर्म और लगेगा जो लोग नहीं लगाते हैं, जिसके वजह से उनका करेक्शन नहीं होता। वो सारे फॉर्म, ये जितने मैंने फॉर्म बोले सारे आप लगाओगे फिर भी करेक्शन नहीं होगा, बिकॉज जो एचआर 2012 से पहले का है उसको इसके बारे में आइडिया है कि हमारे पास दो फॉर्म होता है, एक होता है फॉर्म नंबर 5 और एक होता है फॉर्म नंबर 10। एचआर के अंदर दो फॉर्म है। फॉर्म नंबर 5 जो है वो है ज्वाइनिंग डिटेल के लिए। कोई बंदा आपकी कंपनी में ज्वाइन करता है तो उसका डिटेल पीएफ ऑफिस भेजने का एक फॉर्म था, फॉर्म नंबर 5, जो 2012 से पहले यूज होता था मैनुअल प्रोसेस में जब पीएफ चलती थी। और 2000 और फॉर्म नंबर 10 है एग्जिट एम्प्लॉय का डिटेल। तो जब आप किसी के ज्वाइनिंग डिटेल के करेक्शन के लिए फॉर्म भेजेंगे तो आपको फॉर्म नंबर 5 भी लगाना पड़ेगा। और किसी का एग्जिट में आपने गलती हो गया, बंदा से आपसे किसी से हुआ, उसको सही कराना है तो फॉर्म नंबर 10 लगेगा, जो कंपनी अलॉट नहीं करती है। अब इसका बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन? जो आप जो फॉर्म आपके पास है उसका नाम है एम्प्लॉय ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इस नाम से एक फॉर्म होता है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। आपको क्या करना है, उस नेम के आगे जहां ये लिखा हुआ है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म वेरीफाइड बाय एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के आगे एक बॉक्स लगाना है, छोटा सा, छोटा ब्रैकेट डालिए, उसके अंदर लिख दीजिए आप फॉर्म 5/10, 5/10। उसी फॉर्म के अंदर, उसी नेम के अंदर एक नेम ऐड कर दीजिए कि फॉर्म 5/10। मैं उस दिखाता हूं, 1 मिनट का टाइम दे, तो मैं आपको फॉर्म आपको दिखाता भी हूं कि कैसा होता है ये फॉर्म। जस्ट ये फॉर्म ओपन किया है, देखो ये फॉर्म है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म बाय एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। उसके शुरू में मैंने राइट कर दिया रिवाइज्ड फॉर्म 5/10।
अगर ये आप केवल इतना सा चीज इसके अंदर आप ऐड कर देंगे तो आपको फॉर्म नंबर 5 और फॉर्म नंबर 10 देने की जरूरत नहीं है। अगर ये लाइन इसके ऊपर अटैच नहीं है कि रिवाइज्ड फॉर्म 5/10 ज्वाइंट डिक्लेरेशन के साथ, इसका मतलब आपको सेपरेट एक फॉर्म नंबर 5 देना पड़ेगा, जो कि एम्प्लॉयर देता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे एचआर भी हैं जो काफी यंग है, जिनको प्रायर टाइम के बारे में जानकारी नहीं है। कई लोगों को 3A 6A 5 10 फॉर्म के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो कैसे आपको उनको आइडिया लगेगा। तो ये समझिए, फॉर्म नंबर 5 ज्वाइनिंग के लिए होता है, फॉर्म नंबर 10 एग्जिट के लिए होता है। तो ये अगर यहाँ नोट कर दिया जाए तो आप अगर ये फॉर्म भर के आप सबमिट करेंगे तो 100% आपका करेक्शन डन होगा। और इसके अलावा कुछ और प्रिकॉशन है जो आपको बरतते हैं। जैसे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कई बंदे एम्प्लॉयर या कई लोग क्या करते हैं, या रमेश रमेश, फादर नेम सब कुछ भर देता है। नहीं भाई, कुछ मत भरो, जो गलत है केवल वो भरो। यहाँ करेक्ट भरो, यहाँ जो रॉन्ग है वो भरो, यहाँ करेक्ट, बाकी सारा ब्लैंक रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कितनी सारी गलतियां हैं। बाकी सारे बॉक्स ब्लैंक होने चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग एग्जिट के प्रॉब्लम के लिए फॉर्म भरा गया था, और मोबाइल नंबर देख लीजिए ऊपर में आपको यहाँ डाला गया है। अब एक प्रिकॉशन की बात मैंने आपको बता रहा था, मैं उसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप समझिए प्लीज इस बात को बहुत गहराई से, कि नॉर्मली पीएफ ऑफिस में होता क्या है। सबसे ज्यादा लोगों को कंप्लेन है कि मैंने भाई ओरिजिनल फॉर्म जमा कर दिए, मुझे रिसीविंग मिल गया, और अब वो बोल रहे हैं कि फॉर्म खो गया। ये खोने का केस बहुत होता है वहां। अब क्या रीजन है मैं उसको गहराई से नहीं बता सकता, लेकिन वो फॉर्म बड़ा खोते हैं, जब आप सबमिट करते हैं फॉर्म ही खो देते हैं। तो आप क्या करेंगे, फिर दोबारा जाएंगे एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर के पास इतना ही काम थोड़े है कि आपका फॉर्म बार बार भर के देता रहेगा। तो आपको क्या प्रिकॉशन बरतनी है, जब भी एम्प्लॉयर से ये सारे फॉर्म आपको मिलता है, ओरिजिनल कॉपी मिलता है, आप क्या करें, मोबाइल पे कोई भी पीडीएफ बनाने वाला ऐप डाउनलोड कर ले, जैसे क्लियर स्कैनर है, बहुत सारे हैं, जो क्या करता है ना कि आप जब फोटो खींचोगे ना, स्कैन की तरह सुंदर क्लीन फोटो निकाल देता है, एकदम सीधा पीडीएफ में। तो क्लियर स्कैनर डाउनलोड कर लीजिए और सारे का ओरिजिनल इमेज ले लीजिए, कलरफुल इमेज रख लीजिए, और एक कॉपी तो हमेशा रख लीजिए रिसीविंग के लिए। एक कॉपी तो फोटो कॉपी लेके जाइए, जब भी डॉक्यूमेंट जमा करने जाए तो पहला पेज का एक फोटो कॉपी ले जाए, जिसपे रिसीविंग लेना जरूरी है आपके लिए, वो तो लेकर जाए। ये ओरिजिनल लेने से बेनिफिट क्या होगा, सपोज करो आप 45 डेज या 60 डेज के बाद पीएफ ऑफिस विजिट करते हो और उन्हें बोलते हो कि सर मैंने ये रिसीविंग है और मैंने अपना डॉक्यूमेंट डिपॉजिट किया है, तो वो आपको सामने से ये रिस्पॉन्स करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट तो खो गया। तो देखो, अब तो आपके पास क्या है, ओरिजिनल कॉपी का कलर प्रिंट है, उसको सारे कलरफुल प्रिंट करा लो, एक एप्लीकेशन लिख लो जिसपे लिख दो कि मैं ओरिजिनल ऑलरेडी जमा करा चुका हूं, ये मेरा रिसीविंग है और ये मेरा कलर कॉपी है जो मैंने प्रिंट करा के आपको दे रहा है। मैं बार बार एम्प्लॉयर मुझे डॉक्यूमेंट नहीं देगा, और वो डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। दोबारा तो वो नहीं खोएंगे ना, तो दोबारा में आपका काम हो जाएगा। आज के टाइम में लोग क्यों परेशान है, पहले बात तो आप जॉब छोड़ चुके हो, तो एम्प्लॉयर तो आपको वैसे देखना नहीं चाहेगा। हार्डली बड़ा मेहनत करके, बड़ा रिक्वेस्ट करके आपने सारे डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर से लिए, डिपॉजिट किए, पीएफ डिपार्टमेंट ने खो दिया। तो आपको इन चीजों को केयर करना पड़ेगा। आज के टाइम में चेक जमा करते हैं लोग, चेक फिल करके फोटो खींच के रख लेते हैं, कहीं चेक ही खो गए तो फिर, तो इस थोड़ा सा अगर प्रिकॉशन बरतेंगे तो आप अपने इस तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर। अभी आइए, अब मैं पोर्टल पे चलूंगा और वहां जाके आपको सारे प्रोसेस दिखाऊंगा कि नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करेंगे, कैसे रेज करेंगे, और कैसे क्या प्रोसेस है। तो 10-15 दिन का टाइम लगता है। पहला जो अप्रूवल होता है वो होता है एम्प्लॉयर, जो अप्रूव करेगा, उसके बाद फील्ड ऑफिसर जो है उसको अप्रूव करेगा। दो वे पे ये वेरीफाइड होता है। और कभी कभी क्या होता है कि पीएफ डिपार्टमेंट का करेक्शन कैंसिल करने में कोई डॉक्यूमेंट मांगता है, तो आप कैसे उस डॉक्यूमेंट को दोगे, आपको उसका जो टाइटल है, डॉक्यूमेंट अप्लाई फॉर्म है, उसका स्क्रीनशॉट लगा के आप ईमेल कर दो, प्लस वो डॉक्यूमेंट लगा के पीएफ डिपार्टमेंट को कि ये भाई ये आपकी रिक्वायरमेंट है जो मैं आपको भेज रहा हूँ। पर्सनल विजिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ऑनलाइन चलते हैं। अगर आप पहली बार मेरे इस पोर्टल पे आए हो, मेरे चैनल पे आए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, और कम से कम लाइक जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मैं हर एक बार करता हूँ, मैं देखता हूँ लाइक तो कोई नहीं करता है, तो एटलीस्ट लाइक कर दीजिए, इससे आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन साथ में वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। इस वीडियो को उन सारे लोगों पे, अपने दोस्त, आपके एम्प्लॉय के पास पहुंचाइए जिनको परेशानी हो रही है डॉक्यूमेंटेशन, एचआर के पास पहुंचिए जिनको डॉक्यूमेंट बनाकर देने में परेशानी हो रही है। तो
ये ओवरऑल एक सही डॉक्यूमेंट देगा। और आपको लगता है कि कोई भी केस आपके पास है, आपसे रिलेट करता है, आपके एम्प्लॉय से रिलेट करता है, आपके भाई से, आपकी फैमिली से रिलेट करता है, जो केस पीएफ के अंदर है, जहां आप फंसे हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में उस केस के बारे में लिख दीजिए। मैं अपना नंबर भी दे सकता हूँ, बात भी कर सकते हैं मुझसे, अदरवाइज मैं उसका प्रॉपर वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि उस केस का क्या रेजोल्यूशन होगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चलिए चलते हैं पोर्टल पे और जाके इस प्रोसेस को फाइनली चेक करते हैं। यूनिफाइड पोर्टल पे जाना है, यहाँ आपको लॉगिन करना है अपने यूजर आईडी पासवर्ड से। अगर आप पासवर्ड आपको रिसेट नहीं है तो आप मेरा पीछे वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ कैसे आप यूएन एक्टिवेट करेंगे उसके रिलेटेड सारे वीडियोस हैं, प्रॉपर सीख के फिर आगे बढ़े। साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद, लॉगिन करने के बाद, क्योंकि आपका अगर पर्सनल डिटेल में कोई गलती है, मान लो आपके नेम में प्रॉब्लम है, आपका डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, या जेंडर, तीन को पर्सनल डिटेल माना जाता है, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन आप रिक्वेस्ट डाल के उसे करेक्शन करा सकते हैं। आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालेंगे और इसको सबसे पहले एम्प्लॉयर अप्रूव करेगा, फिर पीएफ ऑफिस अप्रूव करेगा और ऑटोमेटिक आपका करेक्शन डन हो जाएगा। तीन चीजों में गलती है तो नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, तीन चीजों में गलती होगी। तो इसके लिए आप सीधे बेसिक डिटेल पे जाएंगे, तो आपका जो करेक्ट डेटा है वो लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, और जो चेंज रिक्वेस्ट देना चाहते हो राइट साइड में। यहाँ नेम है, इसका नेम जो भी चेंजेस है लिख दीजिए करेक्ट नेम। डेट ऑफ बर्थ में अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ करेक्ट लिख दीजिए, और अगर जेंडर में प्रॉब्लम है, मेल फीमेल में, तो यहाँ डाल के और इसे सबमिट कर दीजिए। और इसमें किस एम्प्लॉयर से आप अप्रूव कराना चाहते हैं वो भी ऑप्शन आता है, नए पुराने जिससे मन हो आपको अप्रूव कराने का, वो ऑप्शन करके टिक करके और अपडेट कर दीजिए। इसके बाद अपडेट होते ही सबमिट हो जाएगा सामने वाले एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर को कॉल करिए, वो डेटा को चेक करके अप्रूव बटन कर देगा। अब विद इन अ वीक आपका जो है पीएफ ऑफिस भी अप्रूव कर देगा, फील्ड ऑफिसर, और आपका करेक्शन डन हो जाएगा। अब इन चीज को करते वक्त कहाँ कहाँ परेशानी है उसके बाद में बात करता हूँ। नेम करेक्शन, छोटे मोटे मिस्टेक्स है तो यहाँ से हो जाता है। मेजर प्रॉब्लम है भाई, रमन है तो उसको सुमित बनाना है, फिर आपको मैनुअल प्रोसेस में जाना ही होगा, बिकॉज लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। बिकॉज कंपनी ने इतना बड़ा मिस्टेक कैसे किया, तो कंपनी को एक तो जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है देना पड़ेगा, प्लस कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर भी देना पड़ता है। अगर कोई मेजर मिस्टेक है, एक दो वर्ड से ज्यादा का मिस्टेक है, तो मेजर मिस्टेक हुआ तो कंपनी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर जिसमें डालना होता है, भाई अशोक रमन, अगर रमन था अशोक हो गया, तो लिख देगा कि भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है कंपनी जिम्मेदार है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर, एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन, एक आधार का कॉपी और एक पैन का कॉपी। मैंने करेक्शन वाला फॉर्म के लिए आपको एक वीडियो बना के डाला हुआ, उसको देख लीजिए क्या सब डॉक्यूमेंट लगता है, किस तरह का उसका कॉपी भी दिखाया गया है। वो सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि ज्वाइंट इस सब पे एम्प्लॉयर प्लस ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर आपका भी साइन होगा सेम टाइम, आपका भी सेम टाइम साइन होगा उस पेपर। साइन करके फिर आप इसको सबमिट कर दें, और सबमिट कर देंगे। अब दूसरा केस आता है डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ में अगर 3 साल से कम का आपका डेट ऑफ बर्थ का गैप है, तो आप श्योर रहिए कि आपका जो है अब आसानी से यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ रेज करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा का डेट ऑफ बर्थ में गैप दिख रहा है, तो फिर वहां ऑप्शन आएगा अपलोड करने के लिए, आपको बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये दो चीज ही वैलिड है जिसको आप अपलोड करेंगे। वो आधार पैन डाउनलोड करने से, कुछ अपलोड करने से कुछ भी नहीं होगा। ये दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या तो रजिस्ट्रार के द्वारा अप्रूव्ड जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वो तीन चीज में से एक चीज आपको अपलोड करना है। और फिर एम्प्लॉयर भी इसको चेक करके साइन कर अप्रूव करेगा, सेम पीएफ ऑफिस भी करेगा। इस तरीके से आपका जो है बेसिक डिटेल आप अपना करेक्ट कर सकते हैं। ये तरीका है अपने बेसिक डिटेल कंप्लीट करने का। आपको एग्री किया, आपको अच्छा लगा ये वीडियो, आपको लगा कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब